हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 मधुमक्खी पालन, जिसमें हमने मधुमक्खियों के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है। एपीकल्चर क्या होता है? हमने कहा मधुमक्खी का कृत्रिम रूप से जब पालन किया जाएगा और शहद प्राप्त किया जाएगा तब इसे हम क्या कहेंगे? मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर कहेंगे। अब एपीकल्चर करने के लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले एपीकल्चर के लिए हमको लकड़ी का बॉक्स चाहिए होता है। वो लकड़ी का बॉक्स जिसमें हम क्या करेंगे? मधुमक्खियों को और शहद, मधुमक्खियों के रहने के लिए और शहद इकट्ठा करने के लिए जगह बनाएंगे। ठीक है। सेकंड है सिर ढकने की जाली। जैसे कि हमको बताया मधुमक्खी क्या होती है, मधुमक्खी में डंक पाया जाता है जिससे वो क्या करती है? अपने शत्रुओं पर हमला करती है। ठीक है, और अपना बचाव करती है। तो उन मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए क्या किया जाता है? मच्छरदानी के कपड़े के समान जालीदार उपकरण जिससे मुंह, सिर व गर्दन तक का भाग ढक जाए, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? मधुमक्खी के डंक से बचने के लिए। फिर दूसरा है रबड़ के दस्ताने। रबड़ के दस्ताने जिससे कि हम बॉक्स को उठाएंगे और शहद निकालेंगे, उसमें काम में लिया जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में हमारे हाथ होते हैं, तो हाथों के बचाव के लिए रबड़ के दस्ताने पहने जाते हैं, जिससे अगर डंक लगे भी तो वो दस्तानों की वजह से हमें आघात ना पहुंचे। दूसरा है धुआं यंत्र। हमने कहा कि धुआं से क्या क्या होती है? मधुमक्खियां दूर हट जाती हैं यानी कि छत्ते को छोड़ देती हैं। तो जैसे ही हमारा जो बक्सा है जिसमें हमने मधुमक्खियों के रहने की और शहद इकट्ठा करने की व्यवस्था की है, वो जैसे ही शहद से भर जाता है और हमें उसमें से शहद निकालना होता है, तो हमें क्या करनी पड़ती है? धुआं करनी पड़ती है मधुमक्खियों को वहां से हटाने के लिए। तो शहद की प्राप्ति हेतु टीन का बना एक डिब्बा जिससे धुआं की जाती है, उससे क्या होगा? धुआं यंत्र होगा जो कि हमें मधुमक्खियों को भगाने का कार्य करेगा। लोहे की चपटी प्लेट। अब ये लोहे की चपटी प्लेट का क्या कार्य होता है? बक्से के पैने को साफ करने के लिए लोहे की बनी चपटी प्लेट काम में ली जाती है। ठीक है, जिससे कि बक्से के नीचे शहद है या फिर कुछ मरे हुए मधुमक्खियां हैं, उन सबको हटाने के लिए इसका क्या प्रयोग किया जाता है? लोहे की चपटी प्लेट का प्रयोग किया जाता है। फिर है चाकू। इसे गर्म करके शहद की प्लेटों के कोष्ठकों के ऊपर बने मोम निर्मित मुंह को स्पर्श करते हुए जिससे उनके मुंह खुल जाए। गरम चाकू होगा तो कोष्ठ जिन पे शहद इकट्ठा है उनमें ऊपर तक शहद भरा हुआ होगा, तो उन शहद के कोष्ठों का मुंह खोलने के लिए चाकू को गर्म करके उस पे लगाया जाएगा जिससे कि वो मुंह खुल जाए और हम उसमें से शहद निकाल सकें। फिर है शहद निकालने का उपकरण। शहद से भरे हुए छत्तों को इसमें डालकर इस प्रकार घुमाया जाता है कि शहद प्लेटों के कोष्ठकों से अब केंद्रीय बल द्वारा शहद अलग हो जाता है। बाद में नल की टोंटी खोलकर शहद को बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि ये एक उपकरण है जिसकी सहायता से जो छत्ते हैं जिनमें हमने शहद इकट्ठा किया है वो इसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद वह गोल गोल घूमता है। तो ये घूमने के बाद अब केंद्रीय बल जो लगेगा उसके ऊपर, यानी कि मध्य बिंदु से जो बल लग रहा है, उस बल के कारण जो शहद है वो क्या होगा? बिल्कुल कैसा हो जाएगा? थोड़ा द्रवित अवस्था में हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। जो बंधा हुआ शहद था वो ढीला हो जाएगा और उसे नल की टोंटी के समान उसमें संरचना टोंटी लगी हुई होती है, उस नल को खोलकर शहद को प्राप्त कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार इन उपकरणों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एपीकल्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लकड़ी के बक्से की। जो मेन उपकरण है वो हमारा लकड़ी का बक्सा है। यही लकड़ी का बक्सा क्या करेगा? शहद को इकट्ठा करने और मधुमक्खियों के रहने की व्यवस्था करता है। अब ये जो लकड़ी का बक्सा होता है ये दो भागों में बटा हुआ होता है। इसका 1/4 भाग जो होता है वो तो शहद के लिए इकट्ठा करने के लिए होता है और बाकी का बचा हुआ 3/4 भाग जो होगा वो मधुमक्खियों के रहने की व्यवस्था के लिए होगा। इस बक्से में अलग अलग कोष्ठ बने हुए होते हैं। पहले कोष्ठ में ऊपर की तरफ शहद का कोष्ठ होता है जहाँ पे हमको शहद इकट्ठा करना है। वो जो कोष्ठ होते हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उसमें केवल श्रमिक मधुमक्खियां ही आ सके।
ना रानी मधुमक्खी है वो उसके अंदर ना आ सके, क्योंकि रानी मधुमक्खी का जो आकार होता है वो बाकी श्रमिक मधुमक्खियों की अपेक्षा बड़ा होता है, इसीलिए उन कोष्ठों का जो साइज है, जो आकार है, वो छोटा रखा जाता है, जिससे केवल श्रमिक मधुमक्खियां आकर वहां पर शहद इकट्ठा कर सकें। उस शहद वाले भाग, कोष्ठों के नीचे वाले भाग में अलग अलग कोष्ठ बने हुए होते हैं, जहाँ पर रानी मधुमक्खी अपने अंडे देती है और बाकी श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खियों के रहने की व्यवस्था उसमें होती है। अलग अलग कोष्ठ बने हुए होते हैं, उन कोष्ठों में वहाँ पे रानी मधुमक्खी भी रहती है और वहाँ पे ही अंडे भी देती है, श्रमिक मधुमक्खियाँ भी रहती हैं और नर मधुमक्खियाँ भी उसी में रहती हैं। ठीक है, अब जैसे ही शहद और दूसरे कोष्ठों के बीच में एक जाली लगाई जाती है, जिससे कि शहद नीचे ना आ पाए, शहद ऊपर वाले कोष्ठों में ही रहता है। जैसे ही श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा उस शहद वाला जो कोष्ठ है वो भर जाते हैं, वो भरने के बाद हम इन यंत्रों की सहायता से शहद को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार इन उपकरणों की सहायता से क्या किया जाता है, एपीकल्चर यानी कि कृत्रिम रूप से मधुमक्खी का पालन किया जाता है। एक बार इसको उतार लेंगे। अब जो लकड़ी का बक्सा होता है वो किस प्रकार होता है, मधुमक्खी पालन कृत्रिम लकड़ी के बक्से नुमा संरचना में किया जाता है। बक्से का एक हिस्सा खुलने में बंद वाला होता है, यानी कि उसे खोला जा सके और बंद किया जा सके। बक्सा दो भागों में बटा होता है, जैसे हमने बताया, तो उसका ऊपरी वाला भाग होगा वो 1/4 होता है, जो शहद का खंड होता है, यानी कि जहाँ पे शहद इकट्ठा होगा, तथा नीचे का 3/4 शिशुओं का खंड होता है, यानी कि जहाँ पे रानी मधुमक्खी अंडे देगी। दोनों भागों के बीच में एक जाली लगी रहती है, जिसके छिद्रों से श्रमिक मधुमक्खियाँ ऊपरी खंड में आकर शहद इकट्ठा करते हैं, लेकिन रानी का आकार बड़ा होने के कारण खंड में नहीं आ पाती है। ये आकार इसका छोटा इसलिए रखा जाता है कि रानी मधुमक्खी अगर ऊपर वाले कोष्ठों में पहुंच गई तो उसे तो क्या है, उसे तो कोष्ठ मिलेंगे, जगह मिलेंगे, तो वहां भी वो क्या दे सकती है, अंडे दे सकती है, और जो शहद इकट्ठा किया है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, यानी कि दूषित हो सकता है। इसीलिए उसका जो आकार है जाली का उतना रखा जाता है कि केवल और केवल श्रमिक मधुमक्खियां ही उसमें आ सके, रानी मधुमक्खी उसमें ना आ सके। यह बक्सा पूरी तरीके से बंद होता है, केवल इसमें एक ही छिद्र होता है जहां से श्रमिक मधुमक्खियां जा सके। बक्से के अंदर कृत्रिम छत्ता मोम की परत वाली धातु या प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं, जिसमें षटभुजाकार कोष्ठ होते हैं जो छत्ते का आधार का कार्य करते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक छत्ता होता है वो तो पूरा मोम से बनाती हैं मधुमक्खियां, लेकिन इसमें जो छत्ते होते हैं वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, जो किसके बने हुए होंगे, मोम की तरह, यानी कि मोम की परत के होंगे या फिर किसके होंगे, प्लास्टिक के होते हैं। उचित दूरी पर रखे बॉक्सों में मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही बॉक्स रखा जाता है, काफी सारे बॉक्स रखे जाते हैं और उनको क्या किया जाता है, एक ही दिशा में एक ही तरीके से उचित दूरी बनाकर रखा जाता है, जिससे कि जो मधुमक्खियां हैं वो बराबर से शहद सब में इकट्ठा करती रहे। ठीक है, अब ये तो हमने बात करी कि बक्से क्या क्या उपकरण काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मधुमक्खियों को इकट्ठा किया जाएगा। तो जैसे ही हमें मधुमक्खी पालन करना है, एपीकल्चर करना है, तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक जो छत्ता है मधुमक्खी का, शाम के समय वहां पर क्या कर देंगे, वहां से मधुमक्खियों को, श्रमिक मधुमक्खियों को, रानी मधुमक्खियों को पकड़कर अपने जो ये बक्से हैं उन तक छोड़ देंगे। जैसे ही उनको यहाँ छोड़ेंगे तो उनके लिए भोजन अनुपलब्ध होगा, यानी कि भोजन की कमी होगी, तो उस भोजन की कमी को की कमी को दूर करने के लिए चीनी और शरबत का घोल मिलाकर कोष्ठों में भर दिया जाएगा, जिससे कि जब तक कि मधुमक्खियां खुद से भोजन बनाना शुरू नहीं करती तब तक का उनका भोजन का प्रबंध हो जाए। फिर उसके बाद जैसे ही मधुमक्खियां बाहर जाना शुरू करेंगी, बाहर जाकर शहद इकट्ठा, मतलब मकरंद इकट्ठा कर और कोष्ठों में भरना शुरू कर देगी। अब जो रानी मधुमक्खी है वो एक ही होती है, एक ही रानी मधुमक्खी रखी जाती है एक छत्ते में, यानी कि एक बॉक्स के अंदर। अब वो रानी मधुमक्खी 1 वर्ष तक ही रखी जाती है। 1 वर्ष के बाद उसके जो अंडे देने की क्षमता है वो कम हो जाती है, इसीलिए अंडे की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, पालन कर रहे हैं तो हम,
इसीलिए 1 वर्ष बाद उस रानी मधुमक्खी को छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी रानी मधुमक्खी तब तक तैयार हो जाती है और नए अंडे देना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार हमने क्या मधुमक्खी पालन में प्राकृतिक रूप की जो प्राकृतिक से जो क्या बोलते हैं मधुमक्खियां हैं उन्हें पहले इकट्ठा करके बक्से तक पहुंचाया जाता है और वो अपनी क्रियाओं द्वारा शहद इकट्ठा करती है। कभी कभी क्या होता है वर्षा ऋतु में या फिर ऐसी ऋतु में जब वो फूल खिलने कम होते हैं तब क्या किया जाता है, भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीनी का घोल उसमें डाल दिया जाता है छिट्टों में, जिससे कि उनको भोजन की कमी ना रहे और वो मृत ना हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से मधुमक्खी का पालन किया जाता है। एक बार इसको उतार लेंगे। कृषि में महत्व में सबसे ज्यादा मधुमक्खियों द्वारा पर परागण की प्रक्रिया करवाई जाती है। हमने कहा कि मधुमक्खियां जो होती हैं उनकी पिछली टांगों पर पराग थैलियां पाई जाती हैं। जब ये किसी पुष्प के स्त्री केसर वाले भाग पर बैठती हैं तब यहाँ से जो परागकण है उनको छोड़ देती हैं और परागकण जाके स्त्री केसर में अंदर चले जाते हैं, जिससे कि नई किस्में भी उत्पन्न होती हैं। कई बार एक ही जाति के परागकण दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं और कई बार विभिन्न जातियों के परागकण विभिन्न जातियों के स्त्री केसर पर पहुंचते हैं, जिससे कि नई किस्म उत्पन्न होती है और नई बीज उत्पन्न होते हैं। तो मधुमक्खी के पश्चिम वक्ष की टांगे रोएदार बालों से ढकी रहती हैं, जो ब्रश की तरह कार्य करती हुई पराग थैली होती हैं। जब मधुमक्खी किसी पुष्प के स्त्री केसर की नली से मधु प्राप्त करती है तो उस पुष्प के परागकण इसकी पिछली टांगों के बालों में इकट्ठे हो जाते हैं। जब यह दूसरे पुष्प पर जाती है तो उस पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार पर परागण होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पर परागण की जो प्रक्रिया है वो मधुमक्खियों द्वारा होती है। अब ये पर परागण से क्या लाभ होते हैं? अगर एक ही जाति के पुष्प के परागकण आपस में परागकण और उसकी स्त्री केसर पे जा रहे हैं तो सह परागण की मतलब एक ही जाति के हैं तो परागण की प्रक्रिया होगी, और अगर उसके साथ साथ अगर दूसरी विभिन्न जातियों के हैं अलग अलग जातियों के हैं तो नई किस्म उत्पन्न होगी। मधुमक्खियों द्वारा पर परागण में संकरण होने से नई किस्म के बीज उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जो मधुमक्खियों से जो मुख्य लाभ प्राप्त होता है वो होता है शहद। शहद को भोजन सामग्री के रूप में शहद को भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जंतुओं द्वारा और मानव द्वारा भी उपयोग में लिया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।